नमस्कार, जय हिंद। एसआरजे क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ संपूर्ण अध्ययन के श्रृंखला में हमारी 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। पहली क्लास में हमने जाना कि किस तरह से छत्तीसगढ़ का मैप बनाया जाता है और दूसरी कक्षा में हमने जाना कि वो जो मैप हमने बनाया था उस मैप में जो जिलों का विभाजन है वो किस तरह से हुआ था। वहीं आज की क्लास में हम जानेंगे कि ये जो शब्द है ना छत्तीसगढ़, इस शब्द का उद्भव कैसे हुआ, इस शब्द का विकास कैसे हुआ, इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ क्यों रख दिया गया, सोनू मोनू क्यों नहीं रखा गया। तो बहुत सारे रीजन है, इसके बहुत सारे कारण हैं, तो उन्हीं सब कारणों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि विभिन्न कालों में छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्या क्या नाम हुए। तो जैसे रामायण काल की बात करें तो रामायण काल में इसे कहा जाता था दक्षिण कोशल। ठीक, दक्षिण कोशल। वही महाभारत काल में, तो महाभारत काल में इसे कोशल कहते थे या फिर एक और नाम मिलता है प्राक कोशल। प्राक कोशल। महाजनपद काल की बात करें तो महाजनपद काल में इसे चेदीसगढ़ कहा जाता था। चेदीसगढ़ या फिर आटविक गणराज्य, आटविक गणराज्य ये कहा जाता था। यही गुप्तों या वाकाटकों के समय आते हैं तो अगेन इसको कोशल ही कहा जाता था या कहीं कहीं पे महाकोशल भी मिलता है। ठीक, इतनी बातें क्लियर। अब हम जानेंगे कि नाम के क्या क्या आधार रहे हैं छत्तीसगढ़ के, है ना। तो देखो, अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ नाम होने के पीछे। तो यही अगर वेगलर के अनुसार हम बात करें तो वेगलर ने कहा कि भाई जो मगध के शासक थे ना महाभारत काल में, जरासंध, उनके अत्याचार से, उनकी प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर 36 चर्मकारों के परिवार यहां पर आए, इस क्षेत्र में आए और यहां पर अलग अलग जगह में अपने घर स्थापित किए और वहां रहने लगे। और इसीलिए इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा जाने लगा और यही छत्तीसगढ़ जो है ये बाद में अपभ्रंश होकर छत्तीसगढ़ नाम रखा गया। वहीं हीरालाल की बात करें तो हीरालाल के अनुसार चेदी महाजनपद, वर्तमान बुंदेलखंड का हिस्सा, तो चेदी महाजनपद के अंडर में यह क्षेत्र आता था, तो इसलिए इस क्षेत्र को चेदीसगढ़ कहा जाने लगा और बाद में अपभ्रंश होकर यही चेदीसगढ़ छत्तीसगढ़ कहला गया। ठीक है, यही मिस्टर चिस्म के अनुसार बात करें तो मिस्टर चिस्म ने कल्याण साय की जमाबंदी प्रणाली, कल्याण साय एक राजा थे कलचुरी वंश के, जब कलचुरी वंश हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो कल्याण साय की जमाबंदी प्रणाली, कल्याण साय ने एक प्रणाली लागू की थी जिसे जमाबंदी प्रणाली कहा जाता था। इसके विषय में भी हम आगे जब कलचुरी पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो मिस्टर चिस्म ने कल्याण साय की जमाबंदी प्रणाली के आधार पर 36 अलग अलग गढ़ों की खोज की थी, 36 गढ़ों की खोज की, है ना। ये 36 गढ़ जो कौन कौन से हैं ये जब हम मैप पढ़ लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे तो आप लोगों को एग्जैक्ट समझ में आएगा कि हाँ भाई यहां पर स्थित थे। तो इस तरह से मिस्टर चिस्म ने कल्याण साय की जमाबंदी प्रणाली के आधार पर 36 गढ़ों की खोज की और इसी आधार पर इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा जाने लगा। ठीक, अब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ शब्द का विकास कैसे हुआ, कैसे कैसे छत्तीसगढ़ शब्द का इस क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाने लगा। तो 1497 या कई जगह 1487 भी मिलता है ना। अपने को क्या करना है, अपने को रिलेट करके रखना है चीजों को, ताकि एग्जाम में जब प्रश्न आए तो हमसे बन जाए, एटलीस्ट हमको याद ना हो तो ऑप्शन देख के तो हम लगा ही पाए, है ना। तो 1497 या 1487 भी कई जगह पर मिलता है। तो इसमें एक खैरागढ़ हमारा जो राज्य था, खैरागढ़ के राजा थे लक्ष्मी निधि राय। अब लक्ष्मी निधि राय का दरबारी कवि था दलराम राव। ये जो दलराम राव था ये खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय का चारण कवि था, दरबारी कवि था। ठीक, इसने क्या किया, इसने एक रचना की और अपनी रचना में कहा कि लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे, गढ़ 36 में न गढ़ैया रही। इसका अर्थ, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सबसे पहले दलराम राव ने 1497 या 1487 में किया था। ये बेसिकली बिलोंग करते थे खैरागढ़ को, खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय के चारण कवि थे। वहीं रतनपुर के राजा थे राज सिंह, कलचुरी राजा थे, और इनका दरबारी कवि था गोपाल मिश्र, और गोपाल मिश्र की रचना है खूब तमाशा। खूब तमाशा में इन्होंने वर्णन किया कि बरन सकलपुर देव देवता रसवासी रस रस के, और बसिए छत्तीसगढ़ पुरी सब दिन, बसिए
छत्तीसगढ़पुरी सब दिन रसबासी बसबस के, इस तरह से। तो ये छत्तीसगढ़ शब्द के प्रयोग में दूसरा जो नाम है वो आता है गोपाल मिश्र का। इन्होंने अपनी रचना खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। मुगल काल में आते हैं तो मुगल काल में इस क्षेत्र को रतनपुर राज्य के नाम से जाना जाता था। वहीं अगर मराठों की बात करें तो मराठों के समय देखिए, मराठों की स्टोरी काफी लंबी है और मराठों की जो स्टोरी है ना, वो हम जब मराठा पढ़ेंगे अलग से छत्तीसगढ़ में मराठा, तो उसमें बहुत डीप में जाकर पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि 1487 में सिनेरियो कुछ ऐसा था कि ये हमारा जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया है ये नागपुर राज्य का भाग था, ठीक है। और नागपुर राज्य का जो राजा था या शासक था उस समय कह सकते हैं, वो था कौन? व्यंकोजी भोसले। हमने मराठा भारतीय इतिहास में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि मराठे 5 भागों में विभाजित हो गए थे और इसी क्रम में नागपुर में भोसलों का शासन था। तो वही व्यंकोजी भोसले के शासन के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ आता था, ठीक है। तो 1487 में जब व्यंकोजी भोसले का शासन काल शुरू हुआ तो इन्होंने छत्तीसगढ़ में आकर शासन करने के बजाय छत्तीसगढ़ को एक सूबा का दर्जा दे दिया और इस तरह से इसी समय में छत्तीसगढ़ एक सूबा बना और यहीं से जो जनसाधारण है, जो लोग हैं, उनके बीच छत्तीसगढ़ शब्द का जो प्रचलन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, ठीक। यहीं 1795 में कैप्टन ब्लंट आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री से इधर छत्तीसगढ़ तक की यात्रा करते हैं वो, और यात्रा करने के बाद जब वापस नागपुर जाते हैं तो नागपुर में छपवाते हैं एक पत्र जिसे गजेटियर कहा जाता है। मतलब शासकीय पत्र था वहां का, जैसे हमारे यहाँ पे राजपत्र होता है ना, गजट, वैसे नागपुर गजेटियर में इन्होंने प्रकाशित कराया छत्तीसगढ़ शब्द के नाम से इस क्षेत्र को, ठीक है, 1795 में। और वहीं हमने पढ़ा है कि मिस्टर चिस्म ने कल्याण साई की जमाबंदी प्रणाली के आधार पर छत्तीसगढ़ के 36 अलग अलग गढ़ों को ढूंढा, ठीक। अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का विकास किस तरह से हुआ। एक अलग राज्य के रूप में, एक इंडिविजुअल स्टेट के रूप में छत्तीसगढ़ का जो विकास है वो किस तरह से होता है। तो सारी घटनाएं यहाँ पर लिख दी गई हैं, वो इसलिए लिखी गई हैं क्योंकि फास्ट हो सके। क्या है, अगर मैं लिखूं भी और पढ़ाऊं भी ना तो इसमें कहीं ना कहीं टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है। तो ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैं जैसे सारी वीडियोस में लिख लिख के पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ाऊं या फिर ऐसे लिखा रहने दो, इसको एक्सप्लेन करते जाऊं, ये आप बताइएगा, है ना। आपकी सुविधा के हिसाब से मैं दोनों में कंफर्टेबल हूं। तो देखिए सन 1854 में, अब स्थिति देखिएगा छत्तीसगढ़ की, 1854 में मैंने बताया था अभी अभी आपको कि छत्तीसगढ़ मराठों के शासना क्षेत्र में आता था, लेकिन मराठों को तो जीत चुके हैं ना अंग्रेज। तो इसलिए डलहौजी की हड़प नीति के तहत 1854 में नागपुर राज्य को पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन कर लिया गया और इसी अधीनता में जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो भी अंग्रेजों के अंडर में आ गया। अब क्या होता है, देखिए 1861 में अंग्रेज जो हैं वो एक छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है इसमें 3 जिलों का निर्माण करते हैं, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। संबलपुर मतलब वर्तमान उड़ीसा में है ना, संबलपुर याद रखिएगा। 3 जिलों का निर्माण होता है 1861 में, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। और 1862 में ही छत्तीसगढ़ को एक इंडिविजुअल संभाग का, इंडिविजुअल डिवीजन का एक जो है दर्जा दे दिया जाता है। मतलब ऐसा हो गया 1862 में कि भैया ये छत्तीसगढ़ एक संभाग है और इस संभाग के अंदर 3 जिले होंगे जिनका नाम होगा रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। अब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, हम जानते हैं, है ना। 1905 में बंगाल को बांट दिया गया 2 भागों में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। और इसी समय बंगाल का जब विभाजन हुआ ना तो जो उड़िया भाषी जिला था छत्तीसगढ़ का, ये चला गया उड़ीसा में, मतलब उस समय के बंगाल में, ठीक। उड़ीसा में चला गया छत्तीसगढ़ का जो उड़िया भाषी जिला था संबलपुर वो, और वहीं उड़ीसा में जो हमारा सरगुजा वाला भाग था उसको छत्तीसगढ़ को दे दिया गया। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो वर्तमान मैप है वो 1905 के आधार पर तैयार किया गया है। 1905 में हमारा जो छत्तीसगढ़ जो अभी दिखता है ना हिप्पोकैम्पस के शेप में, वो एज इट इज हमको 1905 में प्राप्त हुआ। उसके पहले तक छत्तीसगढ़ ऐसा नहीं था, ठीक। वहीं छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य होना चाहिए छत्तीसगढ़ के रूप में। मतलब देखिए छत्तीसगढ़, अगर आप मैप को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि प्राकृतिक रूप से ही पृथक राज्य है छत्तीसगढ़। इसके चारों तरफ आपको देखेंगे तो आपको नेचुरल बाउंड्रीज दिखेंगी, नदियां हो गए, पहाड़ हो गए, इस तरह से हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो नेचुरली अलग है।
तो इसकी संकल्पना सबसे पहले किसने दी? तो सबसे पहले 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने यह कहा कि भाई एक राज्य हमारा छत्तीसगढ़ अलग होना चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को मिला दिया जाए तो काफी बड़ा राज्य हो जाता था उस समय, इसलिए कहीं ना कहीं विकास के कार्यों में भी छत्तीसगढ़ के आते आते जो विकास के जो कार्य हैं वो काफी कम हो जाते थे। छत्तीसगढ़ में विकास के कार्यों में काफी बाधा उत्पन्न हो जाती थी, और ये भी कहीं ना कहीं उस मेंटालिटी के पीछे एक कारण ये भी रहा होगा। ठीक, यही 1923 या 24 में, देखिए कई जगह 23 मिलता है, कई जगह 24 मिलता है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। 23 अगर दिया है आपके आंसर में तो 23 लगाइए, 24 दिया तो 24 लगाइए। तो 1923 या 24 में पहली बार रायपुर में जो कांग्रेस की जिला परिषद थी उसमें पहली बार ये प्रस्ताव लाया गया कि भैया हमारा जो छत्तीसगढ़ है ना, इसको हम एक अलग राज्य बना के रहेंगे। ठीक, और यही 1939 में ये जो देखिए मतलब 23 और 24 में केवल और केवल लाया गया कहां? रायपुर की जिला परिषद में। लेकिन वहीं पे 1939 में सीधे सीधे जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, अखिल भारतीय अधिवेशन त्रिपुरी में कांग्रेस का जब हुआ, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। और इस त्रिपुरी अधिवेशन में संपूर्ण अखिल भारतीय रूप से जो छत्तीसगढ़, पृथक छत्तीसगढ़ बनाने की मांग है उसको रखा गया। और इस तरह से 1939, इस बार के एग्जाम में आया था पीएससी के, याद रखिएगा ना। ठीक, 1947 तो अपन हो रहे हैं स्वतंत्र। तो 1947 में छत्तीसगढ़ कहां जाएगा? तो 1947 में छत्तीसगढ़ सीपी एंड बरार अर्थात सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का हिस्सा था, याद रखिएगा। ठीक, 1955 में रायपुर से विधायक थे ठाकुर रामकृष्ण सिंह। हमने पढ़ा है ना ठाकुर प्यारेलाल सिंह के बारे में, उन्हीं के बेटे थे ठाकुर रामकृष्ण सिंह। इन्होंने तत्कालीन जो मध्य प्रांत की विधानसभा थी वहां पर पहला अशासकीय प्रस्ताव रखा। देखिए ये मंत्री नहीं थे, ये सिर्फ विधानसभा के सदस्य थे अर्थात विधायक थे। मंत्री अगर कोई मान लो प्रस्ताव लाता है उसको शासकीय प्रस्ताव कहा जाता है, लेकिन अगर कोई विधायक जो कि मंत्री नहीं है वो अगर कोई प्रस्ताव लाता है तो उसे अशासकीय प्रस्ताव कहा जाता है ना। तो ये अशासकीय प्रस्ताव इन्होंने ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने 1955 में तत्कालीन मध्य प्रांत की विधानसभा में प्रस्तुत किया कि भाई हमें एक अलग राज्य चाहिए, हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो अलग होना चाहिए। ठीक है, यही 1956 की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है। और इस तरह से जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य सीपी एंड बरार का हिस्सा था ये अब मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा हो गया। ठीक, और 1956 में ही बैरिस्टर छेदीलाल और डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा, नाम याद रखिएगा, बैरिस्टर छेदीलाल और डॉक्टर खूबचंद बघेल, इनके द्वारा छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य भी वही था, छत्तीसगढ़ के रूप में हमें एक पृथक राज्य चाहिए। इसके महासचिव थे दशरथ चौबे, नाम याद रखिएगा ना, खूबचंद बघेल, बैरिस्टर छेदीलाल और दशरथ चौबे, ये 3 नाम याद रखिएगा इसमें। यही 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा ही राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का निर्माण किया जाता है, या छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ की स्थापना की जाती है। और इसका उद्देश्य भी होता है कि हमको छत्तीसगढ़ के रूप में एक पृथक राज्य चाहिए। यही 1976 या 79 फिर वही वाला कंडीशन की, कई जगह 76 मिलेगा, कई जगह 79 मिलेगा। तो 1976 या 79 में बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी थे शंकर गुहा नियोगी, इन्होंने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया। ठीक, और फाइनली 1993 में वर्तमान हमारे जो तत्कालीन कृषि मंत्री है ना रविंद्र चौबे जी, इनके द्वारा तत्कालीन मध्य प्रदेश विधानसभा में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए, पृथक राज्य निर्माण के लिए एक शासकीय प्रस्ताव पेश किया गया मध्य प्रदेश विधानसभा में। और उसके बाद फिर सीधे सीधे जो 98-99 में जब चुनाव का समय चल रहा था, चुनाव का दौर चल रहा था, तो इस समय एनडीए की जो सरकार थी, मतलब भाजपा की जो गठबंधन की जो सरकार लड़ रही थी चुनाव, उसने अपने घोषणा पत्र में ही कहा कि भाई देखो, अपना जो मैनिफेस्टो था उसमें उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आई अगर हमारी सरकार आई तो बिल्कुल हम छत्तीसगढ़ के रूप में आपको एक अलग राज्य देंगे। और इस तरह से उस समय वो सरकार चुनाव जीती भी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई और 1 नवंबर 2000 को हमको छत्तीसगढ़ के रूप में हमारा पृथक राज्य जो है वो प्राप्त होता है। ठीक, तो ये थी सारी घटनाक्रम कि किस तरह से छत्तीसगढ़ अपने एक स्वतंत्र अस्तित्व को प्राप्त करता है।
तो देखो हमको याद करना है, देखो पढ़ तो लिया हमने, अब याद करना है हमको, ईयर को बस हमको याद करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी चीजों को तो हम ऐसे ही रिलेट करके याद कर लेंगे। तो याद कीजिए सबसे पहले 54, 61, 62, 1854, 1861, 1862, 54, 61, 62, ठीक, तीन तीन के सेगमेंट में हम याद करते हैं। फिर 1905, 1918, 1923, 24, 1905, 1918, 1923 या 24, ठीक, 54, 61, 62, 1905, 1918, 1923, 24, ठीक, यहां तक क्लियर हुआ। अब 39, 47 और 55, 39, 47, 55, 39, 47, 55, ठीक, 56, 67, 56, 67 या 76, 79 तो आप ध्यान में रखेंगे, बस याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखेंगे, है ना। 56, 67, 76, 1956, 67, 76 और इसके बाद कुछ नहीं, 93, 98, 2000, 93, 98, 2000। इस तरह से आप इनको अच्छे से याद कीजिए, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको बिल्कुल जानना भी चाहिए यार इन सब चीजों को, बहुत कॉमन सी चीजें हैं। अगर आप एक छत्तीसगढ़ के नागरिक होने के बावजूद भी अगर इसको नहीं जानते हैं तो मजा नहीं आएगा फिर, है ना। देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए इसको, ठीक। अब देखते हैं कि जो 2000 में छत्तीसगढ़ बना, 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, लेकिन किस तरह से और कौन कौन सी घटनाएं होती है। तो 25 जुलाई सन 2000 को लोकसभा में बिल पेश किया जाता है तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी के द्वारा, ठीक है। 25 जुलाई 2000 को तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी के द्वारा लोकसभा में एक बिल प्रस्तुत किया जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, और वहीं 31 जुलाई को यह लोकसभा से पास हो जाता है। अब 3 अगस्त को इसे राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और राज्यसभा जो है वो एक संशोधन करती है और संशोधन के लिए कहती है, और उसको लोकसभा मान जाती है। तो इस तरह से राज्यसभा से भी 9 अगस्त को पास हो गया। 25 अगस्त को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए अपने, और 28 अगस्त को इसको गजट में अर्थात राजपत्र जो होता है भारत का, उसमें प्रकाशित कर दिया गया, और इस तरह से 1 नवंबर सन 2000 को हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है पृथक रूप में अपने अस्तित्व में आता है, ठीक है। देखिए पिछली कक्षा में ना हमारी थोड़ी सी एक चीज छूट गई थी, वो एडिटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि हम जो पढ़ रहे थे ना छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य, तो उसको हमने ढंग से नहीं पढ़ पाए थे, वो थोड़ा सा छूट गया था हमारा, है ना, वो एडिटिंग में कट गई थी, वीडियो पूरी नहीं आ पाई थी, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इस तरह से हमारा छत्तीसगढ़ का एक आउटलाइन बनता है। अब इसमें जिलों को हमको बांटना है ना। इस तरह से, तो अब इसमें जिले हम बांटते हैं। इस तरह से हमारा छत्तीसगढ़ बनता है ना। अब इसके पड़ोसी राज्यों की अगर हम बात करें तो देखिएगा, है ना, ऊपर ये बलरामपुर जिला है ना, यहां पे हमको थोड़ा सा पड़ता है यूपी, ठीक है, और यूपी के इधर पूरा शुरू हो जाता है फिर मध्य प्रदेश, और यूपी के राइट साइड में इधर पड़ता है हमको झारखंड, थोड़ा सा जशपुर जिले तक, और जशपुर जिले के नीचे पूरा पड़ेगा हमको उड़ीसा, ठीक है, ये आते तक सुकमा के आते तक, यहां तक के सीधे सीधे हमको पड़ेगा उड़ीसा। यहां पे थोड़ा सा पड़ेगा हमको आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद ये पूरा बीजापुर तक हमको पड़ेगा तेलंगाना, ठीक, और यहां से ऊपर ये राजनांदगांव जिले के पहुंचते तक के ये हमको पड़ेगा नीचे महाराष्ट्र, और यहां से ऊपर यूपी एमपी। तो इस तरह से 7 राज्यों से हमारा छत्तीसगढ़ घिरा हुआ है। ये पिछली कक्षा में थोड़ा छूट गया था, वो मैंने कवर करा दिया। और इस क्लास में बस इतना ही। इन सारी चीजों को आप अच्छे से याद कीजिए।
आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, है ना। और क्या है, आप अपने जो अस्त्र शस्त्र है ना उसको थोड़ा सा साइड में फेंक दीजिएगा, पहले सीधे लिखने में मत लग जाइएगा। नोट्स बना लेने से कुछ नहीं होता, चीजें दिमाग में बैठनी चाहिए, है ना। तो चीजों को आप अच्छे से पहले एकदम शांत दिमाग से काम होके एक बार वीडियो को आराम से देख लेना, चीजों को दिमाग में बैठा लेना, उसके बाद फिर खुद से नोट्स बनाओ ना यार, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है, इस क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।